हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम जेई मेंस और जे एडवांस लेवल की कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे, है ना। ये लेक्चर एक तरह से क्विक रिवीजन टाइप से है और इस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं उन सबको यूज़ करते हुए कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट किया है और इनका अपन इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 जो है आईपैड पे लिखा हुआ है, इसका डिस्कशन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ Z1 माइनस आई Z2 अपॉन Z1 प्लस आई Z2 इक्वल्स टू 1 देन Z1 अपॉन Z2 इज। अच्छा, और ये क्वेश्चन एक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन टाइप का है ना। तो देखिए क्या गिवन है, मॉड ऑफ Z1 माइनस आई Z2 अपॉन Z1 प्लस आई Z2 इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब नोटिस कीजिएगा Z1 Z2 दोनों कैसे नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉन जीरो है तो मॉड के अंदर मैंने क्या काम किया, Z2 से डिवाइड दे दिया, डिवाइड बाई Z2, क्योंकि Z1 अपॉन Z2 पर हमें कमेंट करना था तो मैंने Z2 से डिवाइड दे दिया। दिस विल इम्प्लाई Z1 अपॉन Z2 माइनस आई होल अपॉन Z1 अपॉन Z2 प्लस आई इक्वल्स टू 1। अच्छा, आप जानते हैं मॉड फंक्शन जो होता है प्रोडक्ट और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये सीन कुछ इस तरह से बन जाएगा, Z1 अपॉन Z2 माइनस आई इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 प्लस आई, है ना। और आप जानते हैं मॉड फंक्शन डिफरेंस फॉर्म में एक डिस्टेंस फंक्शन होता है, यानी Z1 अपॉन Z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी आई से डिस्टेंस और माइनस आई से डिस्टेंस। इसको मैं कुछ ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, Z1 अपॉन Z2 माइनस ऑफ माइनस आई, यानी Z1 अपॉन Z2 की आई और माइनस आई दोनों से डिस्टेंस इक्वल है। तो बच्चों आई की लोकेशन कहाँ होती है, इमेजिनरी एक्सिस पर, यहाँ कहीं पर आई होगा, और माइनस आई कहाँ पर होगा, इसी की मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ये माइनस आई है, ये ऑरिजिन है। तो Z1 अपॉन Z2 एक ऐसा नंबर है जिसकी आई से डिस्टेंस और माइनस आई से डिस्टेंस इक्वल है। तो आई और माइनस आई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों क्या आ जाएगा, रियल एक्सिस, यानी Z1 अपॉन Z2 किस पर लाई करेगा, रियल एक्सिस पर, है ना। तो दिस विल इम्प्लाइज Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली रियल नंबर, क्योंकि आई और माइनस आई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये रियल एक्सिस होती है, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ए बी सी A1 B1 C1 आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस वन, है ना। तो अपन ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। ए बी सी A1 B1 C1 सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अपने को गिवन है A अपॉन A1 प्लस B अपॉन B1 प्लस C अपॉन C1। ये वैल्यू गिवन है 1 प्लस आई, है ना, ये 1 प्लस आई है। और जिस टर्म की वैल्यू पर कमेंट करना बच्चों को, देखिए वो किस फॉर्म में, स्क्वायर टर्म अपीयर हो रहे हैं। अच्छा, अगर ये स्क्वायर टर्म अपीयर हो रहे हैं तो पहला थॉट तो हर किसी स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि यार इस पिक्चर का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने से इस तरह के टर्म पिक्चर में अपीयर हो जाएंगे। तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, तो ए स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, अब क्या आएगा, दो का प्रोडक्ट, ए बी अपॉन A1 B1 बी सी अपॉन B1 C1 प्लस सी ए अपॉन C1 A1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, आई स्क्वायर होता -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2i, तो 1 से 1 कैंसिल, 2i बचेगा। सही है बच्चों। अच्छा, ये यहाँ तक तो हर स्टूडेंट के माइंड में क्लिक कर जाएगा। आप इंडिपेंडेंट, मेरा सजेशन ये कि इन क्वेश्चंस को आप सोल्यूशन ना देखें, पहले जो क्वेश्चन आता है आप उसको वहीं पर पॉज कर दें और क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से सोल्यूशन निकालें, खुद अपना सिर खपाएं इस क्वेश्चन में, और कहीं फंसते हैं तो फिर इसका सोल्यूशन आप आगे देख सकते हैं। तो ये एक बेटर टेक्निक होती है सीखने की सब्जेक्ट, पहले खुद प्रैक्टिस करें, है ना, फंसते हैं तो सोल्यूशन देखें। चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मेरा सब बोलना था यार, हर स्टूडेंट यहाँ तक तो पहुँच ही जाता है, ये लाइन हर स्टूडेंट सोच लेता है। अब बात आती है कि ये जो तीसरी कंडीशन गिवन, ये जो कंडीशन गिवन A1 अपॉन A प्लस B1 अपॉन B प्लस C1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 0, अगर ये सम 0 गिवन है तो इट मीन दैट इस सीन का पिक्चर में यूज है, ये सीन मुझे पिक्चर में अपीयर कराना है। अब आप बताओ यार कि यहाँ तक पहुँचने के बाद, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ तक एरो लगाया मैंने, अब उसके बाद ये सीन अगर मुझे पिक्चर में चाहिए
तो मेरे ख्याल से शायद आपके माइंड में यही थॉट आ रहा है कि सर एक काम करें कि ये बिल्कुल उल्टा सीन आ रहा है ना। तो मैंने एक काम किया, न्यूमरेटर से मैंने ABC कॉमन ले लिया। ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इस ब्रैकेट के न्यूमरेटर से मैंने ABC कॉमन लिया और डिनोमिनेटर से A1 B1 C1 कॉमन लिया, है ना। तो अब दो दो का प्रोडक्ट था, ऊपर भी नीचे भी मैंने तीनों का प्रोडक्ट कॉमन ले लिया, तो एक एक का डिवाइड लग जाएगा। तो पहला टर्म बन जाएगा C1 बाई C, दूसरा टर्म बन जाएगा A1 बाई A, और थर्ड टर्म बन जाएगा B1 बाई B। मतलब वो टर्म अपियर हो गया जो मुझे लाना था, जिसकी बात की जा रही थी। और ये सीन अगर पिक्चर में अपियर हो गया तो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू बच्चों क्या गिवन है, 0, और इसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 बन जाएगा, और पूरा प्रोडक्ट 0 बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस एक एक लाइन के क्वेश्चन है, और जेईई मेंस लेवल में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। इवन इस तरह का क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में जेईई एडवांस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक दो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे का मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं होते कि सॉल्व ना हो, सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने कुछ अच्छी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रखा है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 2i, आगरा इज द आंसर। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आंसर टिक नहीं किया था, आगरा, इसका आंसर क्या होगा? इसका बॉम्बे, प्योरली रियल। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। द कॉम्प्लेक्स नंबर Z and omega satisfy the system Z plus 20i upon omega equals to 5 plus I एंड ओमेगा प्लस 12i अपॉन जेड माइनस 4 प्लस 10i। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये ओमेगा वो ओमेगा नहीं है जिसको आप सिस 2π/3 बोलते हैं, ये अपनी तरफ से डिफाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, अनलेस अनटिल ये लिखा ना हो। अगर ये ओमेगा वो ओमेगा जिसको आप ओमेगा समझते हैं यानी सिस 2π/3 बोलते हैं, तो क्वेश्चन में मेंशन होगा ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब तक ये टर्म मेंशन नहीं है तब तक आप ओमेगा को एक ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, समझ गए क्या? चलिए, तो ये दो इक्वेशन दे रखी है जेड और ओमेगा में, और मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा स्क्वायर की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, यानी जेड इंटू ओमेगा, ये प्रोडक्ट टर्म अपियर कराना है। अगर ये जेड इंटू ओमेगा के रिगार्डिंग हमने कोई टर्म अपियर करा लिया तो मॉडुलस हम निकाल ही लेंगे। तो फाइट यार, ये प्रोडक्ट टर्म कैसे लाया जाए? दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, ये जरा सोचिए थोड़ा टाइम लेकर कि जेड इंटू ओमेगा कैसे लाया जाए। तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में यही थॉट आ रहा होगा कि सर दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म अपियर हो जाएगा, और हर स्टूडेंट के माइंड में पहला थॉट तो ये आता है कि सर मल्टीप्लाई किया जाए तो 100% ये टर्म पिक्चर में क्रिएट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 5 प्लस आई माइनस 4 प्लस 10 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो जेड ओमेगा, जेड से जेड कैंसिल, प्लस 12 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस 20 इंटू 12 मीन्स वॉट 240 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है? -1, तो 240 अपॉन ओमेगा जेड, है ना, -20 हो जाएगा, प्लस 50i माइनस 4i, 50i माइनस 4i 46i, और 10i स्क्वायर मीन्स -10, है ना। अच्छा, ओमेगा इंटू जेड को हमने एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी बोल दूँ, क्या नाम दे दूँ ओमेगा इंटू जेड को? ओमेगा इंटू जेड को मैंने नाम दे दिया कैपिटल W। क्या नाम दे दिया? कैपिटल W, ठीक है। तो ये लेट कर लिया मैंने, है ना, W माइनस 240 अपॉन W इक्वल टू -20 -10 मीन -30, -30। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव 46 आई है, यहाँ पर 32 आई है, ये सब्ट्रैक्ट होगा उधर जाकर, और सब्ट्रैक्ट करूँगा 46 में से 32 आई थिंक 14 आई, या ऐसा बन गया। अच्छा, मॉडुलस जेड, अब मॉडुलस ऑफ जेड ओमेगा स्क्वायर पर बात करनी है तो ऐसा करते हैं, W में एक क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, W स्क्वायर -30 प्लस 14 आयोटा टाइम्स W माइनस 240 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, W इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर। b स्क्वायर कितना आएगा? 900, और 14i स्क्वायर, 14i का होल स्क्वायर कितना होगा? -196, और 30 दोनों के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, दोनों के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स कितना होगा? 32 जा 60, 60 इंटू 14, 14 6 क्या होता है? 84, 840i, और -4ac, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 24, 4 जा होता है 96,
है ना। कैलकुलेशन आई थिंक सब परफेक्ट जानी चाहिए। अब यार अंदर रेडिकल के अंदर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 900 + 960 ये अमाउंट होता है 9 + 9 1860 हो गया। इसमें से 196 सब्ट्रैक्ट करो, 196 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 4, और 15 में से 9 दैट इज 6, है ना, और 8 में से 2 6 1664 आई थिंक। तो W आ जाएगा मेरे पास -30 + 14 आयोटा प्लस माइनस ये कितना आ रहा था 1664, और आयोटा की बात की जाए तो -840 आयोटा अपॉन 2 से और डिवाइड दे दिया 840, है ना, चेक कर लेना एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। या तो 2 से डिवाइड दे दिया -15 + 7 आयोटा, अब प्लस माइनस 4 से अंदर डिवाइड दे देते हैं 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 64 416 माइनस ये कितना होगा यार 210 आई, ये आया है 210 आई। अच्छा अब यार इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट ओरली अपन निकालते हैं। तो मैंने लेट कर लिया, लेट ये सब सीखा होगा, ये सब काफ़ी फास्ट हम लोग निकाल लेते हैं। इसको लेट कर लिया मैंने a + आयोटा b, इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करेंगे तो a² - b², ये वैल्यू बन गई 416, और 2ab ये आई भी था, है ना, 2ab आएगा 2 - 210, तो a × b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a × b आ जाएगा कितना 2ab, a × b आ जाएगा -105। अच्छा प्रोडक्ट का साइन निगेटिव है तो एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है। हाँ समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। ए और बी यानी आपके सिस्टम को ऐसे सॉल्व करना, मतलब ए मतलब दो ऐसे इंटीजर सोचने जिसका प्रोडक्ट 105 होता हो, दो ऐसे इंटीजर सोचिए जिसका प्रोडक्ट 105 हो, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 416 हो। तो मेरे ख्याल से 21 5 जा 21 × 5 105 होता है, और 21 का स्क्वायर होता है 441 - 25 416। हाँ सही है, तो ए आ जाएगा 21, बी आ जाएगा -5। तो मेरे पास W आ गया -15 + 7 -15 + 7i, -15 + 7i, और प्लस माइनस आ जाएगा, केयरफुल रहिए, 21 - 5 आयोटा, है ना। तो प्लस साइन लेते हैं तो W की वैल्यू क्या आएगी, 21 - 15 मीन्स 6, और 7i - 5i 2i। एक सोल्यूशन ये आएगा। दूसरा अगर माइनस साइन लेते हैं, -15 - 21 मीन्स -36, और +5i + 7i + 12i। W का मतलब हो गया ये ओमेगा जेड आ गया, है ना। तो ओमेगा जेड का मॉडुलस को मिनिमाइज करना है और इसके स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, तो इसका स्क्वायर आएगा यहाँ से, ये वाला टर्म 6 + 2i से मिनिमम आ जाएगा 36 + 4 दैट कम्स आउट टू बी 40। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ओमेगा जेड स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ mod z1 = 15 and mod of z2 -3 - 4i = 5, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ mod of z1 - z2, है ना। तो z1 z2 दो इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक z1 जो है इस सर्कल पे मूव कर रहा है, z2 जो है दूसरे सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है, फैमिलियर होंगे ये आप लोग। पहले सर्कल का सेंटर 0 रेडियस 15, दूसरे का सेंटर ये सेंटर होता है 3,4, है ना। इसको आप माइनस लगा के ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये सेंटर हो गया 3,4, और रेडियस इसकी ये चीज़ रेडियस होती है, तो रेडियस 5 है। तो पहले तो अपन दो सर्कल बना लेते हैं, है ना। डायग्राम को थोड़ा सा अपन अच्छे से बनाएंगे तो फील आ जाएगी। तो एक तो मैंने ले लिया ऑरिजिन पर सेंटर 15 रेडियस का सर्कल, समथिंग लाइक दैट। ऑरिजिन पर सेंटर एक 15 रेडियस का सर्कल ले लिया, और दूसरा मैं सर्कल कैसे बनाना चाहूँगा, दूसरा मैं सर्कल बनाना चाहूँगा दूसरा बनाना चाहूँगा 3,4 पर सेंटर 5 रेडियस का सर्कल। अच्छा उसका सेंटर 3,4 है, रेडियस 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है 3,4 रेडियस है
3,4 सेंटर रेडियस 5 है, तो ये वाला जो सर्कल होगा वो आपका ऑरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा? ऑरिजिन पे। 3,4 की ऑरिजिन से डिस्टेंस भी 5 होती है, तो जब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा दूसरा वाला वो कुछ इस तरह से पास हो जाएगा। सही है बच्चों? हाँ, इसको हटाते हैं तो इसका सेंटर ये आ गया 3,4 हो गया और रेडियस कितनी हो गई इसकी 5, है ना। तो Z1 जो है इस बाहर वाले सर्कल पर मूविंग पॉइंट है, Z2 इनर सर्कल पर मूविंग पॉइंट है, और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है कि Z1 और Z2 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो दो इंसेक्ट हैं, Z1 वाला जो इंसेक्ट है वो आउटर सर्कल पे क्रॉलिंग कर रहा है, Z2 वाला जो इंसेक्ट है वो इनर सर्कल पे क्रॉलिंग कर रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इंसेक्ट, है ना। तो ये सब जानते हैं, मिनिमम डिस्टेंस ऑलवेज अकर्स अलोंग कॉमन नॉर्मल। मिनिमम डिस्टेंस किसके अलोंग मिलती है? एओडी में पढ़ा होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, यानी ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो एक केस ले लिया मैंने, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करें। कॉमन नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन बनानी जो पहले सर्कल का भी नॉर्मल हो, दूसरे का भी नॉर्मल हो, और अपन जानते हैं नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होता है। तो सर्कल के सेंटर से जाने वाली एक लाइन बना दी, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगी? कॉमन नॉर्मल। ये इसका भी नॉर्मल है और ये इसका भी नॉर्मल है। तो अगर मैं इस पॉइंट को P बोलूँ, इसको Q बोलूँ, देन PQ इज द मिनिमम डिस्टेंस। आ रही बात बच्चों समझ में? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मिन, ये क्या बन जाएगा? PQ, और PQ को मैं लिखूंगा OQ माइनस OP। OQ इज द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल एंड रेडियस ऑफ द बिग सर्कल इज वॉट 15। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, माइनस OP इज द डायमीटर, OP इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल रेडियस 5 है, तो डायमीटर कितना होगा 10। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 5। मिनिमम वैल्यू 5 है, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? कैलकाटा। ठीक है बच्चों, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 लेस और इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ Z2 माइनस 2 लेस और इक्वल्स टू 2, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस 3 लेस और इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। Z1 Z2 Z3 आपको 3 इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, तीनों का रीजन दे रखा है ना। अच्छा, यहाँ पर इस रीजन से फैमिलियर होंगे बच्चों आप लोग। अगर यहाँ पर सिर्फ इक्वालिटी हो, सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी ना हो, तो आप जानते हो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल की बाउंड्री वाले पॉइंट्स आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लेस और इक्वल्स टू है तो इसमें क्या होगा कि इंटीरियर पॉइंट्स भी काउंट हो जाएंगे, यानी 1,0 पर सेंटर ऑफ 1 रेडियस का जो सर्कल बनाएंगे उसके इंटीरियर पॉइंट भी इंक्लूड होंगे और बाउंड्री भी इंक्लूड होगी, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है ना। तो मेरे एक्सप्लेनेशन को आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं मुझे करना क्या है। मेरे को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को फॉर द टाइम बिंग ई कॉल किया। ई मीन्स एक्सप्रेशन, इसको ई कॉल कर लिया। अब यार मैं ये देखूंगा मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। एक तो देखो Z1 माइनस 1, कौन कौन से सीन गिवन है? Z1 माइनस 1, Z2 माइनस 2, Z3 माइनस 3। ये 3 डिफरेंट सीन अवेलेबल हैं जिन पर अपर बाउंड मेरे को पता है ना। तो मैं चाहूँगा यार ये सीन गिवन है, इन सीन को पिक्चर में अपीयर कराया जाए। तो इनको अपीयर कराने के लिए मैंने Z1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, Z2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, Z3 में से 3, अकॉर्डिंगली जैसा सीन पिक्चर में अवेलेबल है ऊपर गिवन है, और एडजस्ट करने 3 2 5 1 6 ऐड कर दिया। बच्चों सही है क्या? और अब मैं इस स्पॉट पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताई थी, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस और इक्वल्स टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। और बच्चों ये सिर्फ 2 के लिए ट्रू नहीं होता, 2 हो चाहे 2000 हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिख सकता हूँ लेस और इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3, है ना। तो दिस इज लेस और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 6 रियल नंबर उसको एज इट इज 6 लिख दिया। सही है क्या? अच्छा, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस 1, ये नंबर किससे लेस और इक्वल्स टू है? दिस क्वांटिटी इज लेस और इक्वल्स टू 1, दिस क्वांटिटी इज लेस और इक्वल्स टू 2, दिस क्वांटिटी इज लेस और इक्वल्स टू 3, है ना। तो ये ओवरऑल किससे छोटा हो जाएगा? 3 2 5 1 6 प्लस 6, दिस इम्प्लाइज E कैन नॉट गो बियॉन्ड 12 के बियॉन्ड नहीं जा सकता। आ रही बात बच्चों समझ में? अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 12 आ गई। अच्छा, और इसको थोड़ा सा और क्लियर करने, क्लैरिटी लाने के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिकल अप्रोच ऑफ दिस प्रॉब्लम।
ज्योमेट्रिकल अप्रोच से एक फील आती है। ज्योमेट्रिकल अप्रोच इज जस्ट लाइक ए एक्सरे ऑफ द बॉडी। जैसे नहीं बॉडी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो अपन एक्सरे करते हैं, उससे दिख जाती है हाँ यार यहाँ पे ये इशू क्रिएट हुआ है। तो ऐसे ही ज्योमेट्री से कि हमने जब प्रॉब्लम को विजुलाइज कर लिया, प्रॉब्लम को देख लिया, तो यहाँ से एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता, हाँ यार कि जो हम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी में बहुत से केसेस पर ये डाउट होता है कि यार स्टूडेंट फंसते हैं कि सर हमने जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के आंसर आया निकाला है, क्या ये यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। या तो फिर आप उसको इंश्योर करो, चेक करो, या फिर ये कि बेटर ये कि कोशिश करो यार इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने की, है ना, बेस्ट अप्रोच होती है। चलिए तो देखिए Z1 - 1 लेस और इक्वल टू 1। तो हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सर्कल की। तो 1,0 पर सेंटर 1 रेडियस का सर्कल, 1,0 पर सेंटर 1 रेडियस का सर्कल बना लिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, Z2 - 2 लेस और इक्वल टू 2, यानी 2,0 पर सेंटर्ड 2 रेडियस का सर्कल। तो इससे और थोड़ा सा बड़ा सर्कल आ जाएगा, 2,0 पर सेंटर हो गया। अब थर्ड सर्कल की बात करें तो इसका सेंटर क्या है, 3,0 है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। ये इसका सेंटर क्या था, 1,0 था, और दूसरे वाले का सेंटर क्या है, 2,0, और रेडियस 2 है। इट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,0। अब जो थर्ड सर्कल की बात करें तो उसका सेंटर क्या है, 3, रेडियस 3। तो उसका सेंटर बीच में आ जाएगा, ये सेंटर हुआ रेडियस 3, यानी 2 यूनिट आगे निकल जाएगा। तो वो कुछ मैंने ऐसा बना दिया, कलर चेंज कर दिया, ये बिग सर्कल। ठीक है बच्चों। अब यार Z1 जो है इस इनर सर्कल पे कोई पॉइंट है, Z2 मिडिल सर्कल पे पॉइंट है, Z3 आउटर सर्कल पे पॉइंट है। अब Z1, Z2, Z3 को ऐसे पिक करो कि ये एक्सप्रेशन मॉड ऑफ Z1 + Z2 + Z3 मैक्सिमम हो जाए। तो मैं चाहूँगा यार Z1, Z2, Z3 में ऐसे पॉइंट पिक करूँ जो ऑरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हों, है ना। तीनों सर्कल का डायमीटर क्या है, देखिए एक्स एक्सिस डायमीटर है ना। तो एक्स एक्सिस अगर डायमीटर और ऑरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना तो मैं डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेना पसंद करूँगा। चाहूँगा कि Z1 ये वाला पॉइंट लिया जाए, ये वाला कौन सा, 2,0। Z1 ये वाला पॉइंट ले लिया। Z2 मैं चाहूँगा ये वाला पॉइंट लिया जाए, Z2 आ गया 4,0, सही है क्या। और Z3 में ये वाला पॉइंट, ये आएगा कितना, इसका सेंटर क्या था, Z3 का सेंटर था 3, Z3 का सेंटर क्या था 3, और रेडियस भी 3 यूनिट थी। तो ये पॉइंट आ जाएगा 6,0। ठीक है ना। तो देयरफॉर व्हाट अबाउट Z1 + Z2 + Z3, अगर मैक्सिमाइज करना है तो 2 + 4 + 6, शायद ऐसे ही पहले भी किया था, 2 + 4 6 + 6 12 आ गया। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने इसको लाइव देख लिया तो थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि वो पॉइंट भी हम बता सकते हैं कि वो कौन से Z1, Z2, Z3 है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है ना, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती क्वेश्चन में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ mod of z + 2i if mod of z - 1 greater than equal to 1 less or equal to 3। हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम जो है थोड़ा ट्रेंड में है। इस तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस भी रहते हैं क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम होती है, ज्योमेट्री से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलिगेंट होती है और आसान भी होती है ना। चलिए करते हैं डिस्कस इसको। तो सबसे पहले यार जो रीजन गिवन है, रीजन क्या है, mod of z - 1 greater than equal to 1 less or equal to 3। इसको हम एनुलस बोलते हैं, है ना, रिंग शेप रीजन, है ना। तो एक रिंग दे रखी है, इस रिंग का सेंटर क्या है, 1,0। तो एक काम करना है कि 1,0 पर सेंटर्ड एक बार 1 रेडियस का सर्कल बनाना है। ये देखिए, एक बार 1 रेडियस का सर्कल और एक बार 1,0 पर सेंटर्ड 3 रेडियस का सर्कल। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। सेंटर इज 1,0 एंड रेडियस इज 1। 1,0 पर सेंटर्ड 1 रेडियस का सर्कल, डेफिनेटली दिस this circle passes through the origin, something like that. Center 1,0, radius 1, and again we have to draw the circle with center 1,0 and radius is 3. Radius is 3 unit. It means that this circle passes
through the negative side. Okay, something like that. This one, is that clear? चलिए यार, ये वाला पॉइंट था 1,0, रेडियस थी 1, तो ये पॉइंट बन गया 2,0, 1,0, आउटर सर्कल रेडियस थी 3 यूनिट, तो ये पॉइंट बन जाएगा -2,0 डेफिनेटली, एंड दिस पॉइंट बिकम्स व्हाट 1,0, रेडियस 3 यूनिट 4,0। और जेड कौन सा पॉइंट होगा? जेड जो आएगा वो जो इनर सर्कल के बाहर हो और आउटर सर्कल के अंदर हो, मीन्स जेड जो होगा रिंग जो रीजन दे रखा है इस पर लाई करने वाला पॉइंट होगा, बट इंक्लूडिंग बोथ द बाउंड्री, बिकॉज यहाँ पर देखिए यहाँ भी इक्वालिटी है, यहाँ भी इक्वालिटी है, बाउंड्री दोनों इंक्लूड होंगी, है ना, तो इनके बीच का रिंग वाला रीजन और बाउंड्री, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में डिमांड क्या की गई है। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ जेड प्लस 2i। तो मैं मॉड ऑफ जेड प्लस 2i को कुछ ऐसे रीड करता हूँ, मॉड ऑफ जेड माइनस 2i। आ रही बात बच्चों समझ में? अच्छा, इसका मीनिंग समझना पड़ेगा यार, कि आपको जो मैंने रीजन यहाँ पर बना के डिस्प्ले किया हुआ है, इस रीजन का वो वाला पॉइंट बताना है जो -2i से मिनिमम डिस्टेंस पर हो और -2i से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। तो -2i जो पॉइंट है वो डेफिनेटली अंदर ही लाई करेगा आउटर सर्कल के, 0, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -2। सही है क्या? ओके अच्छा, अब इस पॉइंट की, अच्छा ये हम कंफर्म भी कर सकते हैं, थोड़ा भी डाउटफुल हो तो सर्कल, ये जो सेकंड आउटर सर्कल है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं, x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, या फिर -9 इक्वल टू 0। और आपको चेक करना है ये 0, -2 सर्कल के अंदर है या बाहर है। क्लास 11 में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, 0, -2 एक्सप्रेशन में पुट कर दो, अगर एक्सप्रेशन का साइन नेगेटिव आ जाए तो अंदर है, 0 आ जाए तो सर्कल पर लाई करेगा, पॉजिटिव आता है तो बाहर लाई करेगा। x को 0 पुट किया और y को 2 पुट कर दिया, 1 + 4 - 9, बच्चों कैसा आ गया? नेगेटिव साइन आ गया, तो डेफिनेटली अंदर है, वैसे भी दिख ही रहा था। चलिए अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस रीजन का वो वाला पॉइंट उठाना है जो इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, इस पॉइंट को मैंने P कॉल किया है, तो P पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो इसको सेंटर से कनेक्ट करते हुए आप सबसे दूर ले जाइए, ये जो पॉइंट है ना। तो मॉड ऑफ जेड प्लस 2i मैक्स, इसको मैं बोलूँगा PQ, और PQ को बोलूँगा, इसके सेंटर को मैंने बोल दिया है PC प्लस CQ, और PC डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा यार, PC पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। ये कितना आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √5, और CQ हो जाएगी रेडियस ऑफ बिग सर्कल, इज 3 प्लस √5, है ना। वट वी टॉक अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस 2i, यार इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यानी इस रिंग का वाला पॉइंट बताना जो P से मिनिमम डिस्टेंस पर हो, P से मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट। तो पॉइंट P खुद रिंग के अंदर ही आ रहा है, और पॉइंट P अगर रिंग के अंदर है तो ऑब्वियस है मैं P पॉइंट ही पिक करूँगा, तो P की P से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0। मिनिमम तो बच्चों 0 आएगी, क्योंकि जेड को आप क्या ले लीजिए? -2i ले लीजिए। यहाँ पर आप जेड को -2i पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी। और ऐसा पुट कर सकते हैं, क्यों पुट कर सकते हैं? क्योंकि ये जेड, ये जो -2i पॉइंट है ये रीजन के अंदर लाई करता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम को करने के लिए हम एक दूसरी अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड मेथड 1, डिपेंड करता है स्टूडेंट की चॉइस पर। कुछ स्टूडेंट एक काम करते हैं कि जेड प्लस 2i, ये जो सीन गिवन है जेड मॉड ऑफ जेड प्लस 2i, इसको इस गिवन रीजन के अंदर अपेयर करा देते हैं। देखिए कैसे करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो कुछ स्टूडेंट क्या काम करते हैं, जब मैं बच्चों को अटेम्प्ट करने को देता हूँ तो कुछ ये सीन इसी के अंदर अपेयर करा देते हैं, जैसा मैंने अभी एक क्वेश्चन में किया था। तो जब मैं उसके बाद ये क्वेश्चन करता हूँ तो जनरली स्टूडेंट इसी अप्रोच को प्रेफर करते हैं, 2i ऐड कर दिया और 2i सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 + 2i, समथिंग लाइक दैट। सही है बच्चों। और इसको एक न्यू नेम असाइन कर दिया, कैपिटल W। तो 1 लेस और इक्वल्स टू मॉड ऑफ W -1 + 2i लेस और इक्वल्स टू 3। सही है बच्चों। तो अब यार ये एक तरह से एक फिर से एक रीजन बना लेगा। एक बार आपकी बार इस रीजन का सेंटर क्या होगा, वही रिंग बन जाएगी। इस रिंग का सेंटर होगा 1,2। तो 1,2 पर सेंटर्ड एक बार 1 रेडियस का सर्कल बनाइए, एक बार 3 रेडियस का सर्कल बनाइए। तो अब की बार बहुत छोटा सा सर्कल बनाना चाहूँगा मैं, 1,2 सेंटर
का एक्स कोऑर्डिनेट 1 रेडियस 2 और 1 रेडियस का सर्कल है तो डेफिनेटली दिस सर्कल टचेस द वाई एक्सेस। ये 1,2 का सेंटर 1 रेडियस का सर्कल है और एक 3 रेडियस का सर्कल चाहिए। 3 रेडियस मतलब ये क्रॉस कर जाएगा ओरिजिन को, समथिंग लाइक दैट। ये आ गया, ये पॉइंट 1,2 है ना। अच्छा W, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से मेरे को मॉड W मैक्स चाहिए। मॉड W मैक्स मतलब ये जो रीजन आपको दिख रहा है दिस वन, इस रीजन का वो पॉइंट जो ओरिजिन से, मॉड W मतलब W की ओरिजिन से डिस्टेंस, और W क्या है जिसको मैंने अभी यहाँ पर वाइट से कलर से पेंटिंग किया है। तो ये जो पेंटिंग मैंने कर रखी है, इस पेंटिंग रीजन का वो पॉइंट बताओ जो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो मेरे ख्याल से आप बोलेंगे सर O को सेंटर से ज्वाइन करो और यहाँ पर ले जाओ। इसको कुछ C बोल देते हैं, इसको P बोलते हैं। मॉड W मैक्स आ जाएगा OP लिख सकते हैं OC प्लस CP, और OC इज √5, CP इज रेडियस, दिस इज 3 प्लस √5। बोलूँगा मॉड W मिन बताओ। मॉड W मिन का मतलब है ये जो पेंटिंग वाइट कलर से की, वाइट पेंटिंग का वो रीजन जो, और वो वाइट पेंटिंग का वो वाला पॉइंट जो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पर हो, तो ओरिजिन खुद ही उस रीजन के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मॉड W मिन 0 हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रॉब्लम को डील करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड जेड इक्वल्स टू 2020। वेरी बैड ईयर 2020 यार, बहुत ही गंदा ईयर है, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस देखे जा रहा है ये यार। चलिए खैर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉड जेड इक्वल्स टू 2020, लेट पी बी ए पॉलीगन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन व्हिच वर्टिसेस आर जेड एंड एवरी डब्ल्यू सच दैट 1 upon जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 upon जेड प्लस 1 upon डब्ल्यू। If the area enclosed by P can be written in this form, find the value of A। चलिए अच्छी प्रॉब्लम है, एक डिसेंट लेवल की प्रॉब्लम है, एक मीडियोकर रेंज वाली प्रॉब्लम है, ना तो डिफ़िकल्ट है ना इजी है, और जे एडवांस में ऐसी प्रॉब्लम आती है। डिफ़िकल्ट तो ज़्यादा आती नहीं है यार, और वो पूरे पेपर में 1 या 2 प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट होती है, बाकी सारी वो प्रॉब्लम होती है जो जनरल स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने सारा कोर्स पढ़ रखा हो, आपका रिवीजन प्रॉपर हो, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, then you can 100% sure that you can secure under 500 रैंक। 500 रैंक लाना डिफ़िकल्ट नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता अंडर 100 रैंक लाना, सिंगल डिजिट रैंक लाना, ये डिफ़िकल्ट है। उसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तपाना पड़ता है अपने आप को, बहुत अच्छी प्लानिंग रखनी पड़ती है। चलिए देखते हैं। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड जेड इक्वल्स टू 2020, पी बी ए पॉलीगन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद वर्टिसेस। जेड तो इस सर्कल पे पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉलीगन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसके वर्टिसेस जेड और डब्ल्यू हैं, जहाँ डब्ल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो पहले बात करते हैं यार कि इसको सॉल्व करके डब्ल्यू की देखते हैं कितनी वैल्यू आती है, बिकॉज पॉलीगन के वर्टिसेस क्या, जेड एंड एवरी डब्ल्यू। इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, एवरी डब्ल्यू। इट मीन्स इस इक्वेशन को, जिसको मैंने एमीबा शेप बनाया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो W इसको सॉल्व करने से मिलेगा वो हमें देखना पड़ेगा यहाँ से कौन कौन से W आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। व्हाट वी कैन राइट हियर, इसको मैं कुछ ऐसे चाहूँगा, 1 upon जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड अपॉन जेड डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू प्लस जेड होल स्क्वायर, डब्ल्यू प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड डब्ल्यू। बच्चों फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग, मूव करते हैं। डब्ल्यू स्क्वायर, ये कुछ होमोजीनियस इक्वेशन टाइप की दिख रही है, डब्ल्यू स्क्वायर सॉरी यार, टेक ए पार्डन, मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, एक्चुअली राइट साइड में जेड डब्ल्यू हो रहा है। ये छोटी छोटी मिस्टेक बहुत कॉस्टली होती हैं यार। डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जेड प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके W निकालना है, वी हैव टू फाइंड W। तो एक काम किया यार, जेड से मैंने डिवाइड दे दिया। ऑब्वियसली बात है जेड 0 नहीं है, क्योंकि जेड जो है सर्कल की बाउंड्री का पॉइंट है, तो जेड से डिवाइड देने में देयर इज नो सच हार्म। ये एक ब्यूटीफुल इक्वेशन बन गई, और एक ऐसी इक्वेशन है जिसको हम 3 o'clock इन द नाइट भी सॉल्व कर सकते हैं, सोते समय गहरी नींद भी पता है। W अपॉन जेड 1 प्लस W अपॉन जेड को अगर मैं x कॉल करूँ तो देखो 1 प्लस x स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबको याद ही रहता है, इसके 2 रूट होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पढ़ा है बच्चों। तो इसको आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना लगाएं, डायरेक्ट लिख सकते हैं W अपॉन जेड की वैल्यू 1 ओमेगा आएगी और 1 ओमेगा स्क्वायर।
इट मीन्स डब्लू की वैल्यू आ गई ओमेगा जेड, है ना, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर जेड। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो डब्लू की 2 वैल्यू आ गई, है ना। तो ओवरऑल अब कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट हो गया जेड, दूसरा हो गया डब्लू की 2 वैल्यू ओमेगा जेड एंड ओमेगा स्क्वायर जेड। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम मॉड डब्लू की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मॉड डब्लू, तो पता होगा मॉड ओमेगा और मॉडलस ओमेगा स्क्वायर दोनों बराबर होते हैं, मतलब मॉडलस ओमेगा और मॉडलस ओमेगा स्क्वायर दोनों 1 बन जाएंगे। तो मॉड डब्लू की बात की जाए तो मॉड जेड आ जाएगा। अच्छा, मॉड डब्लू अगर मॉड जेड है तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जो हम पॉलीगन बना रहे हैं उस पॉलीगन के तीनों वर्टिसेस इस सर्कल पे लाई करेंगे, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन, और रेडियस क्या है? 20-20। तो ओरिजिन पर सेंटर 20-20 रेडियस का सर्कल बना लिया गया। अच्छा, अब हमने एक पॉइंट ले लिया, पी वी पॉलीगन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद वर्टिसेस आर जेड। एक वर्टेक्स तो जेड है, कहीं पर भी ले लो जहां मन करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जेड ये वेक्टर है तो ओमेगा जेड बच्चों कहाँ पर होगा? तो यार ये थोड़ा बहुत रोटेशन हमने सीखा था, अच्छे से सीखा था कि अगर जेड पता हो, जेड से ओमेगा जेड बनाना हो तो आप क्या करो, ये जो वेक्टर ओपी है इसी वेक्टर ओपी को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आपको ये ओमेगा जेड मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है सिस 2π/3, है ना। तो 2π/3 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो ये आ गया, है ना। अच्छा, तीसरा वेक्टर कौन सा होगा? तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर जेड। तो ओमेगा स्क्वायर जेड के लिए क्या करेंगे? फिर से इसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, मतलब किसको? ओ क्यू को, या फिर आप ओपी को 120 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो, इधर से रोटेशन कर दो क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा आपके पास आर ओमेगा स्क्वायर जेड। सही है बच्चों। तो इन्होंने ये बोला है कि इन तीनों पॉइंट से जो आपका पॉलीगन मिल रहा है, पॉलीगन क्या मिल रहा है यार? ये सब पढ़ा हुआ है। ये जो मिल रहा है 120 डिग्री जब आपने रोटेट किया है ना, तो फिर देखिए ये एंगल अगर 120, ये सब पढ़ते थे कॉल्ड पी क्यू, सेंटर पर 120 बना रहे तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगी? 60। तो यहाँ पे हर कॉर्ड देखो, पी क्यू भी 60 डिग्री एंगल बना रहा है, पी आर का सेंटर एंगल 120 है, सेंट्रल एंगल 120, तो सरकमफ्रेंस क्यू पर एंगल कितना आएगा? ये भी 60 आ जाएगा, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 आएगा। तो इट मीन्स ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, है ना। अब ट्राइंगल पी क्यू और इक्विलेटरल, मुझे उसका एरिया निकालना है तो मुझे बस सिर्फ साइड लेंथ चाहिए। साइड लेंथ के लिए ट्राइंगल पी ओ क्यू में साइन रूल लगा देते हैं यूजिंग साइन रूल। तो पी क्यू अपॉन साइन 120, साइन 120 कितना होता है? √3/2 इक्वल्स टू ओपी अपॉन ओपी मतलब रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है आपको 20, है ना। अपॉन ये एंगल बच्चों कितना आएगा? ये दोनों साइड देखो, ओ क्यू और ओपी बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, तो दोनों एंगल 30 हो जाएंगे। ये वाला ये भी 30 हो जाएगा। तो साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है हाफ 1 × 2, और ये वाला 2 भी ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो साइड लेंथ आ गई 20 √3। सही है बच्चों। तो साइड आ गई, इसलिए एरिया कितना आएगा? एरिया यहाँ पर निकाल लेते हैं। एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 20 √3 का स्क्वायर, है ना। तो 4 का अंदर डिवाइड दे दिया जाए तो ये 2 अंदर जाएगा तो मेरे पास आएगा 3√3 इंटू 1010 का स्क्वायर। सही है क्या? तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, एरिया का फॉर्मेट ये दे रखा था 3√3a²। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम हियर? 1010, 10 ठीक है ना। 20 से 10 मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है, लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद mod a इक्वल्स टू mod b इक्वल्स टू mod c। ए बी सी डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीनों का मॉडुलस सेम दे रखा है। प्रूव दैट ए वन रूट ऑफ द इक्वेशन हैज मॉडुलस 1, यानी इस क्वाड्रेटिक के एक रूट का अगर मॉडुलस 1 होगा देन b² इक्वल्स टू ac, है ना। चलिए b² इक्वल्स टू ac प्रूफ करना है। तो az² प्लस bz प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है। मैंने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया, इसके रूट z1 और z2 है ना।
तो यहाँ से सबसे पहला काम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, Z1 Z2 क्या आ जाएगा C/A, और मेंशन कर ही रखा था नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑब्वियसली होता है ए नॉन जीरो का लीडिंग कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का नॉन जीरो हो गया, क्योंकि इन्होंने दो रूट, एक ही रूट की बात की, दो की तो बात नहीं की। अब इसका मैंने मॉडुलस ले लिया, इस पिक्चर का क्या ले लिया, मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C/A। बच्चों ये पढ़ा होगा यार कि प्रोडक्ट में मॉड जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉडुलस फंक्शन प्रोडक्ट में और डिवीजन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मॉड Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड, ऊपर का मॉड अपॉन नीचे का मॉड। अब देखिए यार कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी बराबर दे रखा, तो ये वैल्यू 1 आ गई क्या। अच्छा अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, ये जो क्वाड्रेटिक गिवन है इस क्वाड्रेटिक के एक रूट का मॉडुलस 1 है। अगर एक रूट का मॉडुलस 1 है, मैंने सपोज कर लिया Z1 का मॉडुलस 1 है, तो Z1 का मॉडुलस 1 है, तो यहाँ से एक बात ये और क्लियर हो गई कि अगर हम मॉड Z1 को 1 पुट करें तो मॉडुलस Z2 भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि अगर इस क्वाड्रेटिक के एक रूट का मॉडुलस 1 है तो दोनों रूट का मॉडुलस 1 होगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चली। अब बात करते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना B² = AC, यानी ABC में एक रिलेशन डेवलप करना है। तो हमने पास एक इन्फॉर्मेशन और थी यहाँ पर कि अगर रूट Z1 और Z2 देन व्हाट इज सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट को मैंने अभी तक यूज नहीं किया। दिस इज -B/A ऑन टेकिंग मॉड ऑफ दिस मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ दिस। अच्छा मॉड में माइनस ले या ना ले फर्क नहीं पड़ता, तो यार ये भी 1 आ गया, सही है क्या। तो जो Z का मॉडुलस होता है भाई मॉड -Z का मॉडुलस होता है। अच्छा मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 1 है, इसका स्क्वायर कर लिया मैंने। तो मॉड स्क्वायर क्या होता है, नंबर टाइम्स कंजुगेट Z1 बार प्लस Z2 बार। और आप जानते हैं कि अगर नंबर यूनिमॉडुलर होता है, इफ मॉड Z1 इक्वल टू 1 है तो Z1 बार की वैल्यू क्या होती है 1/Z1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉडुलर है तो उसका कंजुगेट उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो Z1 प्लस Z2 और ये बन जाएगा 1/Z1 प्लस 1/Z2 इक्वल टू 1, है ना। इस कैल्शियम ले लीजिए, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2, और Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट B²/A², Z1 Z2 मीन्स C/A। देन व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर B² इक्वल टू AC। ठीक है ना बच्चों। चलिए यार एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है मॉड Z इक्वल टू 1, फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। एक इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालिए, मॉड Z 1 दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। मॉड Z 1 दे रखा, तो मैंने Z को पुट कर दिया x + iy, है ना, कार्टेशियन फॉर्म पुट कर दिया। तो यार ये सब जानते होंगे, या फिर इस सर्कल की कार्टेशियन इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है, ये सब आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना। ये आ गया, यानी Z जो है इस सर्कल की बाउंड्री वाला पॉइंट, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे मैं पॉइंट उठाऊंगा और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, और मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 1 बाई 1 बात करते हैं। व्हाट अबाउट मॉड ऑफ Z -1। Z को पुट कर दिया x + iy, तो x - 1 प्लस iy, तो √x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सही है बच्चों। तो x² + y² 1 दे रखा है, तो 1 + 1 ये तो 2 बार आएगा, तो ये कुछ आएगा 2 - 2x, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट टर्म दे रखा है मॉड ऑफ Z² + 1। अच्छा मॉड ऑफ Z² + 1 अगर निकालना है तो आप यहाँ पर एक काम मत करना कि Z को पहले x + iy पुट कर दो। Z को x + iy पुट करोगे तो x² - y² + 2ixy बन जाएगा, फिर उस पर फिर से मॉड आएगा, तो ये और गंदी सी पिक्चर बन जाएगी। इसकी बहुत प्यारी सी अप्रोच बताते हैं। जनरली स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते, सीधा Z की वैल्यू x + iy पुट करके एक डेंजरस सा एक्सप्रेशन बन जाता है, फिर हाथ खड़े कर देते हैं कि सर अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो थोड़ा सा अच्छा सोचिए। तो मैंने एक काम किया, ये जो Z² था इससे एक Z को बाहर निकाल लिया, इसको ऐसे लिख सकते, Z ले लिया बाहर, सही है क्या। अच्छा मॉड फंक्शन प्रोडक्ट और डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको ऐसे लिख दिया मॉड ऑफ Z प्लस, अच्छा 1/Z को अपन क्या बोल सकते हैं, Z बार बोल सकते हैं, क्योंकि Z कैसा यूनिमॉडुलर, मॉड Z की वैल्यू 1 है, मॉड Z 1 है, तो Z बार को क्या लिखते हैं 1/Z। अच्छा ये मॉड Z बन गया 1, और Z + Z बार, Z होता है x + iy, Z बार होगा x - iy, तो iy से iy कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 2x, सही है क्या। तो देयरफॉर और फाइनली ई जो एक्सप्रेशन था वो एक x का फंक्शन बन गया,
पहला वाला मॉड ये है, दूसरा वाला ये है, तो √2 ले लिया मैंने बाहर, √1 - x प्लस 2 टाइम्स मॉड x, ये आ गया। और e को हमने थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑफ x, यानी अब ये थोड़ा सा कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया, fx दे रखा है, सही है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर जो x यूज हो रहा है वो एक सर्कल का पॉइंट है, और सर्कल के लिए x कोऑर्डिनेट बच्चों कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, क्योंकि इसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा -1 से 1 मूव करेगा, है ना। अब यार मुझे इसका मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, तो चलिए एक सिंपल सी कैलकुलस की ऑर्डिनरी लेवल की प्रॉब्लम है, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो एक केस मैंने बनाया कि अगर x जो है नेगेटिव है, x जो है -1 से 0 है, तो मॉड का साइन नेगेटिव से खुल जाएगा, और दूसरा केस अगर x 0 से 1 के बीच में, तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये देख रहे हैं कि अच्छा 0 पर क्या कंटिन्यूस होगा, 0 पर अगर फिर भी टाइम पास किया जाए, √2 है, कंटिन्यूस होगा ही होगा, बिकॉज दोनों फंक्शन इंडिविजुअली कंटिन्यूस हैं, तो इनका सम भी कंटिन्यूस होगा। तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। अगर हमने एक बार ग्राफ देख लिया तो फील बहुत अच्छी आएगी। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इस फंक्शन का, जिसको मैंने fx कॉल किया है, इसका -1 से 1 में मोनोटोनिक बिहेवियर टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये जो इंटरवल है -1 से 1, इसमें कहाँ से कहाँ तक ग्राफ इंक्रीज करता है, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ डिक्रीज करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव f'(x), तो ये √2 √1 - x का आ जाएगा 1/2 तो 1/2 से यार ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल करने नीचे आ जाएगा √2 इंटू √1 - x, है ना, और 1 - x फिर से करें तो ये माइनस आ जाएगा, और -2 अगर x जो है -1 से 0 है, तो -1 से 0 में ये डेरिवेटिव आ रहा है, और x अगर 0 से 1 है, अगर x 0 से 1 है, तो मैंने 0 से इक्वालिटी हटा दी। आप जानते ही हो डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा कि मेरे को पहले से नहीं पता है ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है ये नहीं, वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। 0 से 1 में अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएट √fx 1/2 √fx, 2 से √2 कैंसिल, √2 आया नीचे, √1 - x माइनस साइन बार +2। अच्छा, 0 ऊपर पुट करते हैं तो 1/√2 -1/√2 -2, 0 नीचे पुट करते हैं, अलग अलग आ रहा है, तो क्लियर है ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और वो शायद ऐसे भी कुछ लोग को दिख रहा होगा कि यार ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है और ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये सब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ते थे कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो उनका सम और डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो ये तो हमें पहली लाइन से ही खैर पता चलना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं ग्राफ की। तो नोटिस कीजिएगा -1 से 0 में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो डेरिवेटिव कैसा है, ऑलवेज नेगेटिव है, यानी ग्राफ कैसा करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। और 0 से 1 में यार ये थोड़ी सी एम्बिगुअस पिक्चर है, ये समझ नहीं आ रहा निगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर नॉन मोनोटॉनिक है। तो एक बार इसको 0 करके हम साइन चेक करना चाहेंगे कि डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है वो पॉइंट इंटरवल के अंदर आता है तो नॉन मोनोटॉनिक है, इंटरवल के बाहर है तो मोनोटॉनिक हो जाएगा इस इंटरवल में। तो चेक करने के बाद ही कुछ बोल सकता हूँ मैं। 0 करना था मेरे को इसको फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 -1/√2। जब x जो है 0 से 1 के बीच में है तो पुट f'(x = 0, f'(x) को 0 कर दिया, वो था -1/√2 इंटू √1 - x +2। बच्चों ये चेक करो, यही था क्या। अच्छा, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो -2 हो गया, और इसका स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू 1 - x = क्या आ गया 4। तो 2 - 2x की वैल्यू आ गई 1/4, तो x की वैल्यू 2x आएगा, 2 - 1/4, तो 8 - 1/4 कितना होगा यार 7/4, 2 से डिवाइड दे दिया 7/8। तो जब हम 0 से 1 की बात करेंगे, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 0 to 1, तो उसमें एक बीच में क्रिटिकल पॉइंट आ रहा 7/8 जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है ना। लेकिन अब इसके आगे साइन कैसे चेंज होगा उसको पता करने की आसान सी अप्रोच है। एक बार हाफ पुट कर दो, हाफ, तो हाफ से इसका साइन बहुत जल्दी निकल आएगा। x को हाफ पुट करेंगे 1 - हाफ यानी 1/√2, 1/√2 आएगा, √2 से √2 कैंसिल, -1 +2 पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। हम किसके साइन की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ f'(x). तो 0 से 7/8 तक ग्राफ इंक्रीज करेगा और 7/8 से 1 तक ग्राफ डिक्रीज करेगा। चलिए अब रफली हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं फंक्शन का।
-1 से 1 में हमें ग्राफ बनाना था, -1 0 1 है ना। तो -1 से 0 तक तो हमने देखा ही था प्रीवियस पेज में। -1 से 0 तक देखिए आप, डेरिवेटिव का साइन कैसा आ रहा है, निगेटिव। एफ डैश एक्स निगेटिव है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 0। तो -1 से 0 में डेरिवेटिव निगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ -1 पे वैल्यू कितनी आई है फंक्शन की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू -1। तो x को -1 जरा पुट कर दीजिए यहाँ पर इस डेफिनीशन में। तो ये कितना आएगा, x को -1 पुट कर दिया है मैंने, तो √2 आ जाएगा। √2 इंटू √2 + 2 4 दिख रहा है मेरे को तो यार, ये है ना। और 0 तक डिक्रीज करेगा, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f0 मतलब 0 के जस्ट पीछे देखना है, f0 आ जाएगा √2। और यहाँ पर f0 कितना है, f0 ये दे देगा, ये भी √2। चलिए मूव करते हैं आगे। तो -1 पे हाइट 4 आ रही है, 4 हाइट से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और कहाँ तक डिक्रीज करेगा, √2 हाइट तक डिक्रीज कर जाएगा। यानी ग्राफ कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आएगा। सॉरी यार, अच्छा कॉन्केविटी मैंने चेक नहीं की, तो कॉन्केविटी अब देख लेना यार, वो कॉन्केविटी कैसी आ रही है। खैर क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है कॉन्केविटी के, हमें कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले, हमें तो मैक्स मिन निकालना है, तो केवल हम उसी पर फोकस कर रहे हैं, है ना। वो आप चाहो तो अपने घर पर आराम से f" निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है यार, ये आ गया। अब 0 से 7/8 तक ग्राफ इंक्रीज करके मैक्सिमा ले रहा था, है ना। तो 7/8 पर यार ये वैल्यू क्या लेगा, ये भी पता करना पड़ेगा। तो 7/8 कोई बताएगा मेरे को, f ऑफ 7/8 कितना देगा, √2 इंटू 7/8 मतलब 1/8, 1/8 मतलब 1/2 √2 + 7/4। तो 1/2 + 7/4, 1/2 मतलब 2/4, 2/4 + 7/4 मीन्स 9/4। वेरी गुड, 9/4 है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा यार, ये तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0, √2 और 2 पॉइंट समथिंग। तो इसने एक तरह से मैक्सिमा अचीव कर लिया। और फिर 1 तक डिक्रीज कर रहा है, तो 1 पर वैल्यू कितनी दे रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1। x को 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये 0.2 आ जाएगा, है ना। तो f1 2 आ रहा है, तो ये यहाँ तक डिक्रीज करेगा। ये ग्राफ आ रहा है फंक्शन का। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P पे मैक्सिमा मिल रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है 7/8, 9/4। और ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पर हाइट आ रही थी कितनी, 2 यूनिट, इस पॉइंट पर √2, है ना। एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ fx, फंक्शन fx का कंप्लीट ग्राफ है, जिसमें दिख भी रहा है 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इन द एंटायर इंटरवल, मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है मुझे इस लेफ्ट एंड पॉइंट पर आ रही है, 4 अकर्स एट x इक्वल्स टू -1। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx की मिनिमम वैल्यू मैं बोलूँगा √2। ये देखो यहाँ पर ये मिनिमम दे रहा है, ये क्या दे रहा है, मिनिमम, और ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, क्योंकि मैंने इस हाइट को इस हाइट से कंपेयर कर लिया, ये हाइट ज़्यादा है, ये कम है। मिनिमम हाइट √2 अकर्स एट x इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। करस्पॉन्डिंग जेड भी बता सकते हैं। अच्छा हमने ये पढ़ा था कि x² + y² 1 है, तो x कोऑर्डिनेट अगर -1 है एट दैट टाइम, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। दैट इज जेड क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू -1। जेड को जब मैं -1 पुट करूँगा, यानी पॉइंट ले लूँगा -1, 0, कहाँ पर, इस एक्सप्रेशन में। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, अगर मैं इसमें z को पुट कर दूँ -1, तो चेक कर लो आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जेड को -1 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और ये भी 2, 2 + 2 4 आ जाएगा। सही है क्या। अच्छा अब जब मैं x को 0 डालूंगा एट दैट टाइम, बाई यहाँ से निकाल लीजिए, बाई x अगर 0 है तो y क्या आएगा, +-1। तो y आ गया +-1, इसका मतलब 2 पॉइंट आ जाएंगे x, y जो मिनिमाइज करेंगे 0,1 एंड 0,-1। यानी z की वैल्यू क्या ले लूँ, z को या तो मैं i ले लूँ या फिर -i, कहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें z को आप i पुट कर दें या फिर -i पुट कर दें। अब -i पुट करो तो देखो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, i या -i पुट करने पर,
और ये बन जाएगा आई माइनस वन, ये √2 दे देगा। सही है बच्चों। तो एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, कब मिलेगा? जब जेड को मैं -1 डालूंगा, है ना। और इसी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू √2 है, कब मिलेगा? जब जेड को मैं आई या फिर -i पुट करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक थकान हो गई। क्वेश्चन अभी और भी थे, अपन बाकी नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस को पिक करेंगे। आज वो भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। ओके, थैंक्स।